तो अभी हम आते हैं संदीप कानूनकर जो आपका बिल्डिंग का फिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम चालू करते हैं। Building construction is not an instant activity. It requires certain time to follow certain process. ये जो building construction जैसे इंस्टेंट नूडल होता है, इंस्टेंट हम लोग किधर जाते हैं तो वैसा नहीं है। इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, उसका बहुत अभ्यास करना पड़ता है, तो एक्चुअल बिल्डिंग का काम चालू होता है। तो इट इज लाइक हम अपना टाइम ये एक्टिविटीज करने के लिए दे रहे हैं और आगे भी आपको ये देना पड़ेगा। अगर उसकी तैयारी है तभी आपको ये डिसीजन लेने का है कि हम रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं। आपको टाइम स्पेयर करना पड़ेगा कमेटी के साथ, कंसल्टेंट के साथ, और उसकी तैयारी आप रखो। फॉर द फिजिबिलिटी अगेन मैं आपको ये इंसिस्ट कर रहा हूँ कि रेगुलेशन नंबर 30 टेबल 12 इट विल डिटरमाइन द मैक्सिमम कारपेट एरिया अपने प्रोजेक्ट में कितना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा हमें नहीं मिल सकता है। इन द आइलैंड सिटी वी आर in this group 12 meter to 18 meter. So zonal basic FSI जो पहले भी मिलता था 1.33, then FSI by charging premium जो हमें उसका प्रीमियम से गवर्नमेंट को ऑफिशियली भरने का है, वो कनेक्ट रहता है रेडी रेगुलर रेट से, so that is 0.62 and 0.45 ये आपको TDR परचेस करने का, ये इस 0.45, so उसका टोटल करेंगे 1.33 plus 0.62 plus 0.45 that becomes 2.40. so ये 2.40 हमें अपने प्लॉट में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर 35% फंजिबल फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये आपका अप्रूव बिल्डिंग का जो बाजू में ये जो दो बिल्डिंग्स है उनके अप्रूवल, क्योंकि अपना बिल्डिंग तक इनके लेआउट में एग्जिस्टिंग बिल्डिंग करके दिखाया, तो उनका जो कैलकुलेशंस है मींस अपना नहीं, अपना तो एग्जिस्टिंग उन्होंने दिखाया है, तो उनके इसमें जो दिखाया है कि एरिया ऑफ प्लॉट 3698 स्क्वायर मीटर डिडक्ट एरिया ऑफ स्ट्रक्चर्स ए विकास टावर 2814.31 स्क्वायर मीटर, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड पे है 2814 स्क्वायर मीटर ये विकास टावर का बिल्टअप एरिया, लेस टेंपल का एरिया जो अपना जैन टेंपल है 41.16 स्क्वायर मीटर, तो 2855.47 स्क्वायर मीटर का उन्होंने बिल्टअप एरिया कंसीडर किया था। तो उसका जो लैंड कंपोनेंट था, तो लैंड कंपोनेंट निकालने के लिए मींस पहले के जमाने में 1.33 एफएसआई मिलता था, तो डिवाइडेड बाय 1.33 करेंगे तो अपना लैंड कंपोनेंट आ जाएगा। तो अपने बिल्डिंग का लैंड कंपोनेंट 2146.96 मींस अपने में टेंपल के साथ उन्होंने डिडक्ट किया है, और आरजी 15% प्रोपोर्शनेट आरजी जो 15% प्लॉट को मिलना चाहिए, तो अपना प्लॉट एरिया 2146.96 आ गया, तो उसका 15% आरजी 322.04 स्क्वायर मीटर, तो दोनों का टोटल हो गया 2469 स्क्वायर मीटर। अगर ये 3698 माइनस 2469 करते हैं तो 1229 स्क्वायर मीटर जो बाजू में दो बिल्डिंग्स बन गए उनके लिए अवेलेबल था उस टाइम में। तो उस टाइम में वो स्टेज कैटेगरी की पुरानी चाल रहेगी तो 2 एफएसआई मिलता था, तो 1229 into 2 सो 2458 स्क्वायर मीटर। बाद में उन्होंने जो स्ट्रक्चर्स टॉयलेट स्ट्रक्चर है उसका एरिया भी डिडक्ट किया है, तो स्ट्रक्चर का जो एरिया है 45.22 एंड 31.22 मींस टोटल 85.78 मींस जो हमें डर था कि वो जो स्ट्रक्चर अपने प्लॉट में है उसका भी हमें अपने में से डिडक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो अपने को वो करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी वो डिडक्टेड है। तो डिडक्ट होने के बाद उनके पास जो एफएसआई बच गया वो हिसाब से उन्होंने उनका बिल्डिंग का काम कर दिया। अभी अपने पास जो एरिया है तो हम लोग का अपना एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया है 2814, उसका जो लैंड कंपोनेंट है वो एग्जिस्टिंग बिल्टअप एरिया में हम जैन टेंपल है वो भी नहीं कंसीडर करें, मींस उसका भी एफएसआई हम लोग अपने फिजिबिलिटी में नहीं कंसीडर करेंगे। तो लैंड कंपोनेंट सिर्फ अपने बिल्डिंग के लिए 2116, उसका प्रोपोर्शनेट आरजी 317, जो टोटल प्लॉट कंपोनेंट 2433 स्क्वायर मीटर, यही हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये करने के बाद जो हमें
एक्चुअली टोटल कंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके ऊपर ही अपना फिजिबिलिटी बेस है। तो हम लोग उनके प्लॉट का कुछ भी नहीं ले रहे, बल्कि अपनी ओनरशिप पूरे प्लॉट की है। अपनी ओनरशिप पूरे प्लॉट के होने के बावजूद भी हम लोग उनका जो एफएसआई इंटैक्ट रख के जो अपना परमिसिबल है उतना ही हम लोग यूज करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो अपना वर्किंग है, प्रैक्टिकल वर्किंग है, उसमें अपना लैंड पास हो सकता है। हमें कुछ भी दिक्कत मींस वो कितने भी कोर्ट में जाए, बिल्डिंग प्रपोजल में वो अगर अपोज करने के लिए जाते हैं तो उनका स्टैंडिंग नहीं हो सकता है लीगली, क्योंकि हम लोग उनका एफएसआई क्लेम ही नहीं कर रहे। जो अपने बिल्डिंग का है उतना ही हम लोग क्लेम करें, और उसके बावजूद जो अपना आरजी था कॉमन, उसमें अभी मेरे ख्याल से कुछ लाइब्रेरी है, तो वो लाइब्रेरी का भी एरिया हम लोग उनको कंस्ट्रक्ट फॉर्म में दे रहे हैं, मींस अपने एफएसआई में वो भी दे देंगे, क्योंकि वो अनऑथराइज्ड एक्चुअली। अगर हमने कंप्लेंट किया तो वो एक्चुअली डिमोलिश करना लीगली बोर्ड का काम है, लेकिन वो झंझट में हम लोग नहीं जाएंगे। कि हम लोग ये भी बेयर करें कि भाई अगर वो लाइब्रेरी हम लोग कंस्ट्रक्ट फॉर्म में देते हैं तो अपने एफएसआई में चला जाएगा, तो वो भी हम लोग अपने फिजिबिलिटी में प्रोविजन के, अगर आप कहते हैं कि वो लाइब्रेरी को हम डिमोलिशन करेंगे, उसका नहीं लेने का, दैट इज सोसाइटी चॉइस, लेकिन फॉर द सेफर कैलकुलेशन कि उनको उनका एरिया हम लोग कंस्ट्रक्ट करके दे देंगे कंसीडर। सो ये जो एफएसआई है एज पर जो प्लॉट 2433 का आ गया, तो इंटू 1.33 करेंगे तो 3236.46 ड्यू टू द जोनल बेसिक एफएसआई बाय पेइंग प्रीमियम 0.62% का 1508.72 and admissible TDR is 1095, so total 540.22 means 62,800 square feet is the 2.4 FSI के हिसाब से। उसके ऊपर हमें 35 8 नंबर पे आप आ जाएंगे तो 35% फंजिबल मिलेगा 2044.08 फंजिबल प्लस permissible FSI that becomes 7884.30 square meter, that is 84,800 square feet. So 84,866 square feet का हैबिटेबल फ्लोर का हमें कंस्ट्रक्शन करने को अपने प्लॉट को मिलेगा। उसका कारपेट एरिया में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये बिल्टअप एरिया है, हैबिटेबल फ्लोर्स का बिल्टअप एरिया है, तो वॉल का एक्सटर्नल वॉल का एरिया हम लोग निकाल देते हैं, तो जो बचता है तो उसका जनरली 12% डिडक्ट होता है, तो दैट इज 74,680 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया, 74,600। ये फ्लैट नंबर 2 3 4 5। तो ये जो वॉल है बाहर का, ये पूरा वॉल ये लगभग 12% है। जब हम एफएसआई की बात करते हैं, ये एक्सटर्नल वॉल को पकड़ के जो है, मान लो इधर स्टेयरकेस आ गया, ये स्टेयरकेस नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। जो स्टेयरकेस है ना, उसका एडिशनल प्रीमियम बच के हम उसका बांधकाम बढ़ेगा, मतलब हमारा बांधकाम जो है ना एफएसआई जो है 84,866 ये पकड़ के समझ में आया। बीच में मान लो हमारा लॉबी है, लिफ्ट है, स्टेयरकेस है, वो एडिशनल बांधकाम होएगा, मतलब 84 के अलावा लगभग 40% एडिशनल बांधकाम होता है, जिसको हम बोलते हैं पार्किंग। मान लो 50% भी पकड़ते तो 40,000, तो 1,24,000 इतना बांधकाम हो सकता है। 40 से 50% एक्स्ट्रा बांधकाम होता है, जो पोडियम है, रिफ्यूज एरिया है, आपका क्लब हाउस है, बाकी का सोसाइटी ऑफिस रूम है, मीटर रूम है, स्टेयरकेस है, लिफ्ट है, ये आपका अंदर का एक्सटर्नल वॉल को पकड़ के जो अंदर का एरिया है वो 84,000। लेकिन ये अंदर का, आप बोलेंगे कि मुझे अंदर के अंदर कितना मिलता है वो बताओ, तो हम क्या करते हैं, इसको 12% कम करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेरा कारपेट। रेरा कारपेट मतलब आपका फ्लैट का अंदर का जो कारपेट एरिया वो, तो वो 12% होता है, और स्टेयरकेस या लिफ्ट वगैरह जो 40% है, वो हमने इसमें गिना नहीं, 40 से 50% होता है सॉरी। तो अपन सिर्फ रेरा कारपेट पकड़ते तो 12% कम कर दो, 75,000 स्क्वायर फुट अपना अंदर के अंदर बन सकता है, 74,682। और ये गणित है, वो संदीप कानूनकर करेगा या XYZ करेगा, ये सब गणित में कोई मैथ्स में मिस्टेक नहीं हो सकता। और इसके अलावा 0.61 है ना, 0.62 बांधकाम आप नहीं कर पाएंगे।
एक इंच भी बढ़ा नहीं पाएंगे। पहला होता था, लेकिन वो सब अभी कंप्यूटर आने के बाद, ऑटो डीसीआर आने के बाद वो पूरा बंद हो गया और वो अप्रूवल ही नहीं देते। So this is the net carpet area, लगभग 74,600 स्क्वायर फीट का। इसमें जो हमें टीडीआर परचेस करना पड़ेगा 1095 का, उसमें 50% स्लम टीडीआर परचेस करना पड़ता है, 50% जनरल टीडीआर करना पड़ता है। एफएसआई चार्जिंग प्रीमियम है कितना मिलेगा। जो फंजिबल अपने बिल्डिंग का जो बिल्टअप एरिया है उसका 35% हमें फ्री ऑफ प्रीमियम, उसका कोई भी चार्ज हमें भरना नहीं पड़ेगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी। और जो बैलेंस रहेगा उसका हमें प्रीमियम भरना पड़ेगा। स्टेयरकेस का भी जो अपना एग्जिस्टिंग स्टेयरकेस का अगर प्रीमियम भरा है तो उतना हमें फ्री मिलेगा, बाकी का हमें पैसा भरना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन एरिया जैसे कि ये 84,866 है, तो अगर हम 3 पोडियम करते हैं तो लगभग 40% अपना पोडियम में एरिया जाएगा। 33,000 में लगभग 34,000 स्क्वायर फीट का पोडियम बनेगा। उसके ऊपर आरजी करते हैं तो सेम 11,000 स्क्वायर फीट का आरजी पोडियम बनेगा। और बिल्टअप एरिया फॉर ग्राउंड, जो ग्राउंड में अपने को कंस्ट्रक्शन करने का है तो उसका 10,000 स्क्वायर फीट। स्टेयरकेस लिफ्ट जो 20% एक थंब रूल्स है सब, लगभग 17,000 उसका, तो लगभग 1,50,000 स्क्वायर फीट का अपने इसमें कंस्ट्रक्शन होने वाला है। जो 84,000 स्क्वायर फीट का नेट बिल्टअप हैबिटेबल था, उसके सिवा एडिशनल 1,50,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन। समझ लो डबल आपका अंदर का कारपेट एरिया 75,000 स्क्वायर फीट होता है, उतना ही 75,000 स्क्वायर फीट बाहर भी बांधकाम होने वाला है। अभी हम लोग को क्या लगता है हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4,000 होगा, हम बोलते 4,000 नहीं है सब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपका 4,000 नहीं 8,000 होगा। क्यों 8,000? अंदर का 4,000, बाहर का भी 4,000। तो ऐसा है। जो हम लोग प्रीमियम्स वगैरह भरते हैं तो सब प्रीमियम्स अभी रेडी रेकनर को रिलेटेड है। ये जो प्रीमियम्स रहते हैं वो सभी रेडी रेकनर को रिलेटेड है। तो अपने यहाँ का रेडी रेकनर रेट 85,900 स्क्वायर मीटर है। अभी हम लोग 50% भरना पड़ेगा, ये सोच के मैंने फिजिबिलिटी बनाया, क्योंकि दिसंबर 2021 तक ये 50% की जगह पे 25% हो सकता था जो हमें प्रीमियम भरने के हैं। दिसंबर 2021 तक 25% है, लेकिन अभी 50% हमें प्रीमियम कंसीडर करने पड़ेंगे। आपने मौके पर हमें बुलाया, मौके पर क्यों बुलाया? क्योंकि अभी हम अगस्त का शुरुआत में, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, अपने पास लगभग 4.5 महीना है, 5 महीना है। देखो निर्णय तो आपको लेना ही है रीडेवलपमेंट में, क्योंकि बिल्डिंग रिपेयरिंग में जाएगा 5 साल 10 साल के बाद रीडेवलपमेंट करने से। आज हम रीडेवलपमेंट करते हैं तो आपको सेल्फ डेवलपमेंट में भी जाते हैं तो आपको 50% जो प्रीमियम है, हमने 50% प्रीमियम इसके लिए किया क्योंकि आपको गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना था। क्योंकि आप दिसंबर तक नहीं करोगे और हमारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट फेल जाएगा, फिर आप ही बोलेंगे प्रभु साहब हमको तो उस टाइम में आपने बोला 25% और हमने एग्री किया, कुछ तांत्रिक कारण से हम दिसंबर तक नहीं कर पाए तो हमारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने तो गलत इंफॉर्मेशन दिया। ये नहीं होना चाहिए। देखिए दिनेश भाई, मैं आपको बताता हूँ, यदि आप थोड़ा सा पुश करेंगे, जहाँ महीने में एक बार मीटिंग लेते हैं, आप हफ्ते में एक बार मीटिंग ले लो, हमको 100 बार बुला रहे तो 100 बार बुलाओ, लेकिन निर्णय जितना जल्दी होगा उतना जल्दी दे दो, एक्टिविटी जल्दी करो, ताकि आपका प्रीमियम जो मान लो वो अमाउंट हम बताएंगे बाद में, 50% प्रीमियम का 25% होता है, वो तो करोड़ों में बचत होगा। 2-3 महीने डिले होने से आपका 4-5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। क्यों करना चाहते हो? ऐसा है, यदि आप निर्णय लेते हैं ना, आप 1 महीने 1.5 महीने में निर्णय ले सकते हो, 15 दिन में निर्णय ले सकते हो। आज आपने मीटिंग लिया, अगला जनरल बॉडी में आप रेजोल्यूशन पास करो, पीएमसी को अपॉइंट करो, प्रोसेस को चालू करो। आईओडी कंसेशन आने में 3 महीना लगता है। आप हमें मौका नहीं दिया तो फिर हम कैसे मूव करेंगे? हमें भी 3 महीने 4 महीने लगता है। तो मेरा ये बोलना है, अगला 15 दिन के अंदर निर्णय लो, पीएमसी को अपॉइंट करो और काम शुरुआत करो, ताकि दिसंबर 1 में जैसा आपने बोला आईओडी लाएंगे। जैसे ही आईओडी आ गया तो 1 महीने का आपको मौका मिलेगा। मान लो नवंबर 15 तक अपन आईओडी देते हैं, तो दिसंबर 15-20 तारीख तक अपन प्रीमियम भी भर के
अपना 50% प्रीमियम करोड़ों रुपया बचा सकते हैं। वो हम करेंगे ना। देखो अभी आपने निर्णय लिया, फिर हम पुश करेंगे ना, हम भी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करेंगे, उधर रोज पीछे पीछे लगेंगे। उनको भी मालूम है ये करने से कंसेशन मिलता है, तो उधर थोड़ा इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट फीस करना है, वो भी हम करेंगे। आखिर में निर्णय आपको लेना है, और जितना जल्दी निर्णय लेंगे वो अपने लिए बेहतर है। अभी अप्रूवल कॉस्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं, ये सब स्टूडेंट फी आएगा, CFO स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ मीडिया, स्टफ मीडिया, कॉस्ट ऑफ प्रीमियम FSI, कॉस्ट ऑफ फंजिबल FSI। अपना प्रीमियम FSI प्रीमियम 50% है, ये है 6 करोड़, 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ का 3 करोड़ 25 लाख हो जाएगा। आपका प्रीमियम 3 करोड़ 25 लाख बचेगा। यदि आप दिसंबर के बाद जाते हो तो ये 6 करोड़ 50 लाख है। वैसे ही फंजिबल FSI प्रीमियम 4.5 करोड़ है, 4.55, ये अपने 2.25 करोड़ में हो जाएगा। मतलब 2.25 करोड़ अपना बच जाएगा, 2.25 करोड़ इधर और 3.25 करोड़ इधर, 5.5 करोड़ अपना बेनिफिट हो सकता है यदि आप दिसंबर के पहले निर्णय लेके पेमेंट करते हो, और ये पूरा बेनिफिट अपने पास रहेगा। फिर ये स्टेयरकेस का प्रीमियम में भी है, स्टेयरकेस में 25% का प्रीमियम है, जहाँ 3.5 करोड़ है उधर भी 50% का कंसेशन है, उधर भी 3.5 करोड़ का अपने को से 1.75, 3.39 है ना, मतलब 1 करोड़ 75 लाख इधर भी बचत होगा। उसके बाद डेफिशिएंसी प्रीमियम जो 4 करोड़ है वो 2 करोड़ हो जाएगा। तो मतलब आप समझ लो, आप निर्णय लेने में थोड़ा सा डिले करते हैं, और गवर्नमेंट बढ़ाने वाला नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाएगा? 2 साल से ही चल रहा है कंसेशन। गवर्नमेंट ने 3 महीने का स्टैबिलिटी कंसेशन दिया था, लोग बोला कि इसको बढ़ाएगा, बढ़ाया नहीं है। गवर्नमेंट एक स्कीम चालू करती है एक पुश होने के लिए, इसका बेनिफिट आपको लेना है। अभी अगस्त नहीं होगा, अगस्त में होता तो आपको और 2 करोड़ का बेनिफिट होता था, लेकिन वो तो नामुमकिन है हमारे लिए। वो जहां 25% का प्रीमियम हो, 17% का प्रीमियम होता और 8% बचता था, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। जैसे कि टोटल 29 करोड़ में 9 करोड़ मतलब लगभग 1/3 आपका बचत हो सकता है। मैंने बोला था ना, आपका प्रीमियम में 29 करोड़ का टोटल अप्रूवल एक्सपेंस है, उसमें 29 मतलब मान लो 9 करोड़ मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 ही पकड़ो ना, 1/3 का बचत हो सकता है। Then the construction cost of the entire premises, including the parking, car lifts, it is around 45 CR, including GST. तो प्रीमियम कॉस्ट से डबल अपना कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में लग रहा है। देन रेंटल शिफ्टिंग जो हम हर एक मेंबर्स को हम लोग रेंट देंगे, तो उसका रेंटल लगभग 9 करोड़ तक अपने को रेंटल में खर्चा आएगा। कॉर्पस जो भी बचेगा दैट विल बी, अपना जो भी प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूट एज अ कॉर्पस। एंड कमीशन एंड ब्रोकरेज जो हम लोग फ्लैट सेल करेंगे, तो उसके लिए अगर हम लोग किसी को कमीशन देंगे तो जल्दी से जल्दी अपना फ्लैट बेच भी सकते हैं, या कोई मार्केटिंग एजेंसी को अपॉइंट करते हैं, उनको फीस देते हैं, तो अपना फ्लैट सेल भी हो सकता है। तो और दी कमीशन अराउंड 2.29, ऑल कंसल्टेंट का फी, ये इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया शाह साहब ने कि हमें कम से कम जितना फीस कम हो सके। तो जनरली एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अपने को थोड़ा मार्जिन क्योंकि बचाने का है, तो दैट्स व्हाई 8% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। देन एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट, जो कंस्ट्रक्शन हमारा PMC का फीस है ना, हम लोग 15% लेते हैं। आपको चाहिए तो हम कोटेशन दिखाएंगे, 15% दिया था, फिर मुलुंड में हमने 12% में फाइनल किया। चाहे तो वो कोटेशन भी दिखाएंगे, उस सोसाइटी सब गुजराती लोग हैं, तो आप उनसे भी बात करके देखना। फिर भी इन्होंने बोला कि नहीं, इधर सब लोग उत्तेजन है, तो थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उधर हमारा 1,500 स्क्वायर मीटर का है, इधर 3,000 स्क्वायर मीटर का है, तो इन्होंने उसको सिर्फ 8% ही पकड़ा। वो भी हमने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में पकड़ा। यदि सेल में पकड़ते तो 4% हो जाएगा। देखिए आप ये देखिए, अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट में इंटरेस्ट जोड़ दो, 94 करोड़ है। मैंने जब बताया ना कंस्ट्रक्शन 50% है, 45 करोड़ कंस्ट्रक्शन का है, मतलब 94 करोड़ का आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है,
उसमें लगभग आधा टका कंस्ट्रक्शन का। यदि आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन का पैसा हम खड़ा नहीं कर सकते हैं, हम एक बाटल में दे दिया, अपना 50% तो उधर बचत हो गया। ध्यान में आ रहा है ना आपको? तो सेल्फ हेल्प में एक बेनिफिट है। और मैंने बोला था कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का लगभग 30 से 40% अप्रूवल का खर्चा है। देखो अभी ये 94 लाख है, अप्रूवल का खर्चा 30 करोड़ है। मतलब 100 करोड़ में 94 करोड़, मतलब मैं 100 करोड़ समझता हूँ। 100 करोड़ में 30 करोड़ अप्रूवल का खर्चा है, 30% अप्रूवल का खर्चा है। बाकी का जो 20% है, 50% कंस्ट्रक्शन का है, 20% अप्रूवल का है और 20% परचेंट खर्चा। परचेंट खर्चा क्या है? अपना भाड़ा, अपना कॉर्पस और अपना इंटरेस्ट और कंसल्टेंट का फीस जो 8%। तो ये पर्सनल खर्चा है, तो ये अपन अलग से होता है। तो इस तरह से मोटा मोटा 50% कंस्ट्रक्शन, 30% अप्रूवल, 20% में 8% हमारा खर्चा कंसल्टेंट का और बचा हुआ 8% भी नहीं, हमारा 4% है। 8% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, 50% का 8% है ना। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 45 करोड़ का 8% है। प्रोजेक्ट का 100 करोड़ पकड़ देता हूँ ना, 4% ही आएगा। और बाकी का जो 16% है वो अपना कॉर्पस, भाड़ा और इंटरेस्ट, मोटा मोटा ये खर्चा है। This is the summary. The total project cost including interest is 109 CR. Existing residential carpet area, this is 23,697 स्क्वायर फीट का आपका टोटल कारपेट एरिया जो सोसाइटी ने हमें बताया वो इतना है। अगर हम लोग 35% एडिशनल कंसीडर करते हैं तो 8294 स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल के लिए जाएगा। तो कारपेट एरिया टू एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल मेंबर्स विल बी लगभग 32,000 स्क्वायर फीट का हो जाएगा। कारपेट एरिया टू बैंक इज अ कमर्शियल एक्टिविटी। इसके लिए जो अगर हम लोग उसको रुपीस में कन्वर्ट करते हैं बेनिफिट, तो उनको 35% जितना हम लोग ले रहे हैं तो उनका प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए वो 15% रखेंगे तो लगभग इक्वल प्रोपोर्शनेटली रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल हो जाएगा। सर ऐसा है, रूल है ना, दोनों को सेम, जितना रेसिडेंशियल के उतने कमर्शियल के होते हैं। उनको भी 35% फंजिबल एफएसआई मिलता है, हमको भी 35% फंजिबल एफएसआई मिलता है। उसमें शायद कमजोर ये नहीं कर पाएंगे, हम कोशिश करेंगे। कल ये नहीं बोलना चाहिए भाई साहब आपने 15% उधर लिखा था, अभी बैंक को हमको 35% देना पड़ा, तो देना पड़ेगा। रूल के हिसाब से वो भी आपका मेंबर है, तो यू विल हैव टू गिव 35%, बट फॉर सिंपलिसिटी वी हैव मेड इट 15%, फिर नेगोशिएशन में आसान होगा। दैट वाज द आइडिया। लेकिन जनरली कमर्शियल्स तो अगर नीचे शॉप्स रहेंगे, ऊपर मकान रहेंगे, तो एकदम उतना ज़्यादा इंक्रीज करके देंगे तो प्लानिंग वाइज भी उतना वायबल नहीं होता है। तो जनरल सोसाइटीज में जितना रेसिडेंशियल को मिलता है उतना कमर्शियल को नहीं मिलता है। उनका नीचे बेसमेंट भी है, बेसमेंट के ऊपर भी हम लोगों ने एडिशनल एरिया कंसीडर किया, क्योंकि उस टाइम में बेसमेंट फॉर स्टोरेज फ्री ऑफ एफएसआई मिलता था। लेकिन ये नहीं, DCPR के हिसाब से वो जो बेसमेंट भी हम लोग लेंगे तो उसको काउंट इन एफएसआई करना पड़ेगा, तो उसमें भी सोसाइटी का लॉस है। पहले फ्री मिलता था, अभी हमें अपने एफएसआई में से उनको देना पड़ेगा। तो इसके लिए 15% तक मुझे लगता है ठीक है, क्योंकि वी आर गिविंग अवर एक्चुअल एफएसआई टू द बैंक जो उन्होंने फ्री मिला था। बाद में कारपेट एरिया फॉर लाइब्रेरी इन आरजी, जो आपका जो आरजी है उसमें टॉयलेट छोड़ के एक लाइब्रेरी भी है, ऐसा इन्होंने कहा, मैंने भी देखा है। ज़्यादा मगजमारी नहीं करने का, तो उनको हम लोग बोलेंगे आपका लाइब्रेरी हम लोग निकाल देंगे और आपको कंस्ट्रक्टेड फॉर्म में 750 स्क्वायर फीट का देंगे। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं चलता है तो उनको कॉम्पेंसेट करेंगे, या उस टाइम में देखेंगे कि वेदर इट इज पॉसिबल टू रिटेन दैट लाइब्रेरी एंड टू कैरी फॉरवर्ड। लेकिन अपने फिजिबिलिटी में उसका कंसिडरेशन करेंगे, उतना एरिया डिडक्ट करेंगे। तो टोटल कारपेट एरिया फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 39,000 स्क्वायर फीट का हमें देना पड़ेगा, और उसमें से सेल के लिए 36,000 स्क्वायर फीट हमें सेल के लिए बचेगा। मीन्स 39,000 हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देने का और 36,000 सेल के लिए, तो लगभग 60-40% के हिसाब से हमें मिल रहा है। तो ब्रेक इवन कॉस्ट इज अराउंड 30,000 एंड सेल रेट अगर हम लोग 32,000 कंसीडर करते हैं। ये इन्होंने कहा, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रेट मिल सकता है। अच्छा बिल्डिंग है, पोडियम से पोडियम के ऊपर आरटी है, एंड कंसीडरिंग द लोकेशन
I think we should get minimum 35,000 square feet in this locality. That you are the best people to judge the rate over here. But minimum 32,000 से भी हम लोग वर्कआउट करते हैं तो शेयर रिकवरी अराउंड 115 से हो जाएगी। बैंक से हम लोग जो शेयर लेने वाले थे वो भी रिटर्न करने के बाद पार्किंग का सो टोटल 120 करोड़ का रिकवरी, तो बैलेंस इन द प्रोजेक्ट विल बी 9 CR। सो विदाउट कंसीडरिंग द 50% बेनिफिट अपने पास 9 CR ये प्रोजेक्ट में मोटा मोटा बच सकते हैं। सो ओवरऑल प्रोजेक्ट इज वायबल। अगर 35% की जगह पे 30% करते हैं प्रॉफिट बढ़ेगा। और आपका ये में 35,000 कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, 40 भी हो सकता है, पर आपने 35 पकड़ लिया, लेकिन हम 32 ही पकड़ा है क्योंकि हमको रोजी पिक्चर देना नहीं था। यदि 9 करोड़ का इधर बेनिफिट होता है, एडिशनल 9 करोड़ अपना प्रीमियम में बचत हो सकता है दिसंबर के अंदर करता है तो भी अपने पास ही बचने वाला है। और मैं ये बोलूंगा अपन 35 का रेट निकालेंगे, अपना मेंबर को 5,000 का कंसेशन देके या 6,000 का कंसेशन देके 29,000 में अपना मेंबर को दे दो। आज अपना कीमत कितना आ रहा है? 32,000 आ रहा है। अपना मेंबर को 29 में देते हैं, क्यों? मार्केट में 35 को है बाहर वाले को, हमारे मेंबर को 10% या 20% का कंसेशन देके अपना मेंबर में एक प्रोत्साहन तैयार करो ताकि अपने को इजी हो जाए। प्रोवाइडेड 50% का प्रीमियम में अपन करते हैं तो मतलब प्रीमियम कम होता है, तो नहीं है तो आपको कम से कम अपना मेंबर को 32 में देना पड़ेगा और बाहर वाले को 35 में बेचना पड़ेगा, 36 में बेचना पड़ेगा। मेंबर को 35 में बेचते तो 3,000 मतलब लगभग 10% कम करके अपना मेंबर को 31,500 या 32,000 में दे दो। तो we should not be giving less than 31,500 to our member यदि हम दिसंबर के बाद जाते हैं। यदि दिसंबर के पहले देते हैं अपने ही मेंबर को और 3,000 कंसेशन दो, क्योंकि अपना मेंबर पैसा देगा, 50 का पैसा आप ले सकते हो तो वो मेंबर का बेनिफिट होगा। तो इस तरह से आप वर्किंग करना। आपकी जो टेरेस है इस शॉप के ऊपर, तो उस टाइम में वो फ्री ऑफ FSI थी और उसका कुछ एग्रीमेंट भी नहीं है, और जो फ्री ऑफ FSI रहती है चीज तो गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग उसके ऊपर उसका लीगली उसका टाइटल क्रिएट करने का। तो वी कैन नॉट गिव द टेरेस एरिया ओवर एंड अबव हिज एक्चुअल कारपेट एरिया। सो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। यदि उनको एडिशनल एरिया चाहिए जिनका ऐसा बालकनी एरिया है शॉप के ऊपर, तो अपन क्या करेंगे, उनको रिफ्यूज एरिया के अंदर फ्लैट बना सकते हैं क्या देखेंगे। तो रिफ्यूज एरिया मान लो 8वां मजले में है तो उधर आधा अपना रेजिडेंशियल फ्लैट करेंगे, आधा उनको एरिया देंगे जहां उनको बालकनी जैसा अभी यूज करते हैं टेरेस जैसा वैसा यूज करने को कोशिश करेंगे। दूसरा हम टॉप फ्लोर में उनको एकोमोडेट करेंगे, जहां मान लो 4 फ्लैट आता है उधर 2 फ्लैट करेंगे। कितने लोगों का ऐसा है गैलरी? 4 लोगों का, तो वैसा वर्किंग करना पड़ेगा। देखो प्लान में वो FSA में काउंट नहीं, FSA में काउंट नहीं। आप अपना निजी स्वार्थ के लिए एक रीडेवलपमेंट होता है उसको प्लीज रोकिए मत। बट हमारा आपने हमारे जैसे आदमी को कंसल्टेंट करके अपॉइंट किया, उनका भी जिधर बेनिफिट करा सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला रिफ्यूज एरिया के अंदर 4 रिफ्यूज एरिया में 4 फ्लैट हम बना दिया, तो उनको पहले 200 स्क्वायर फीट का टेरेस था, अभी 600 फुट का ओपन एरिया मिल सकता है। तो आपण बरोबर ना असं काहीतरी वर्किंग करायचा पूर्ण प्रयत्न करू, पण तुम्ही इन्सिस्ट करू नका आम्हाला FSI मध्ये एरिया मध्ये जोडून द्या, ते होणार नाही तर आपला रिडेव्हलपमेंट थांबणार प्लीज। The project report will be approved by the majority in the special general body meeting. The architect will be requested to proceed further. Next, expected time duration for various steps in the redevelopment process. ये बहुत important है। Expected time duration for various steps in the redevelopment process. ये बहुत important है। अभी हम आते हैं वे फॉरवर्ड, कितना टाइम किधर किधर लगता है। अभी आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड है, हमें स्टैंडर्ड को थोड़ा स्क्वीज करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड है। एप्लीकेशन फॉर रीडेवलपमेंट, आपकी सोसाइटी के मेंबर्स क्या है, टेकिंग प्रोफाइल, कोटेशंस, आर्किटेक्ट, अपार्ट आर्किटेक्ट, डॉक्यूमेंटेशन, सर्वे फिजिबिलिटी, लगभग कोई सब सोसाइटी 3 से 4 मंथ्स लेते हैं ये सब प्रोसेस करने के लिए। अभी यू आर इन द स्टेज टू अपॉइंट योर कंसल्टेंट
एंड स्टार्ट द बुकिंग। जितना भी स्टडी करने का था वो मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आपने कर दिया है। अगर टाइम बचाने का है तो अभी आपको डायरेक्टली 3 to 4 मंथ की जगह पे आप 2 वीक में कंप्लीट हो सकता है तो अपॉइंट अ कंसल्टेंट। देन स्टेप्स फॉर फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद ड्राफ्ट प्लान बनेगा, फिजिबिलिटी फाइनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी। देन बैंक के पास एप्लीकेशन जाएगा या डिमार्केशन ऑफ प्लॉट, प्रिपेयर फाइनल प्लान्स विद 3 to 4 मंथ्स तो भी हमें ये स्क्वीज करना पड़ेगा। ये भी अपने को प्रपोजल सबमिट करने का है तो 15-20 दिन में ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन 1 महीना कंसीडर करके चलना पड़ेगा। देन बैंक लोन एप्लीकेशन तो वेरियस जो भी फंडिंग है। देन ड्राफ्ट आईडी, फाइनल आईडी, टाइम ड्यूरेशन 4 मंथ को अभी से अगर हम लोग जब सबमिट करेंगे 1 महीने के बाद 4 मंथ तो उसको भी हमें 3 मंथ्स तक स्क्वीज करना पड़ेगा। टोटल टाइम ड्यूरेशन ID is valid for 1 year. Submission of ID, the finalization, detailed bar chart, compliance of various ID tabulation sections. So थोड़ा ये टाइम का बहुत सी सोसाइटीज फॉलो करती है उसका है, अभी ये अपने को स्क्वीज करके करना पड़ेगा। तो that is possible only when you are taking fast decisions. Thank you.